हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी का नाम है द बैंकर। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1940 का वक्त दिखाया जाता है, जहां टेक्सास में गोरे और कालों के बीच बहुत बड़ा फर्क किया जाता है और काले लोगों को कभी भी बराबरी का हक नहीं दिया जाता था। साथ ही उन्हें गोरों के साथ बातचीत करने की इजाजत तक नहीं थी। वह अपना खुद का बिजनेस नहीं चला सकते थे और उन्हें हमेशा गोरों लोगों के नीचे काम करना पड़ता था। अपना खुद का घर खरीदना तो उनके लिए एक सपने जैसा था। इसी समाज में बड़ा हो रहा था बोनार्ड, जिसकी कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। बोनार्ड बैंक के सामने अक्सर जूते चमकाता था। उसे पैसों की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो बैंकिंग के बारे में सीखना चाहता था। उसका सपना था कि वो खुद एक बैंक खोले। वो बड़ा बनना चाहता था, वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहता था, लेकिन काले होने की वजह से उसे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती। इसीलिए वो जो भी सीख सकता था वो उसे बैंक के सामने ही सीखता था। वो धीरे धीरे लोगों के जूते चमकाता था ताकि वो उसके पास ज्यादा देर तक खड़े रहें और वो उनसे बैंकिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें कर सकें। वो बैंक मैनेजर की बातें भी ध्यान से सुनता था और उन सबको अपनी डायरी में एक एक करके लिखता जाता था। एक दिन बैंक मैनेजर उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। उसके पिता उसे बहुत समझाते हैं कि वो तो कुछ बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है जो कभी पूरे नहीं हो सकते, लेकिन बोनार्ड जानता था कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना है। सीन शिफ्ट होता है और हम 15 साल बाद बोनार्ड को एक नए जीवन में जीते हुए देखते हैं। अब उसके पास एक प्यारी पत्नी और एक छोटा सा बेटा है। टेक्सास में काले गोरों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, जिससे बचने के लिए बोनार्ड अपनी फैमिली को लेकर लॉस एंजलिस शिफ्ट हो जाता है। असल में लॉस एंजलिस में लोगों के नजरिए थोड़े से अलग थे। यहाँ काले लोगों के साथ उतना भेदभाव नहीं होता था जितना टेक्सास में होता था। बोनार्ड सोचता है कि यहाँ आकर वो अपनी किस्मत को बदलेगा और अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। जब बोनार्ड पहली बार लॉस एंजलिस आता है तो अपने रिश्तेदारों के घर रुकता है और अपनी पत्नी से वादा करता है कि वो जल्द ही यहाँ पर खुद का घर बनाएगा। अगले दिन बोनार्ड घर से निकलता है और पूरे लॉस एंजलिस में घूमने लगता है। वो घरों के बाहर लगे बोर्ड्स देखता है कि कौन कौन लोग अपने घर बेचना चाहते हैं। वो देखता है कि काले कम्युनिटी के लोग बहुत ही छोटी सी जगह में रह रहे हैं, जबकि गोरे लोगों के पास खाली घरों की कोई कमी नहीं है। बोनार्ड इस पर बहुत सोचता है और उसे एक शानदार आइडिया आता है। वो सोचने लगता है कि अगर वो गोरे इलाकों को सस्ते घर में खरीद कर काले लोगों को बेच दे तो क्या होगा। वही बोनार्ड को एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई देती है जिसकी हालत बहुत बेकार थी और वहाँ कोई रहता तक नहीं था। बोनार्ड सोचता है कि इस बिल्डिंग को अगर ठीक किया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जिसके बाद बोनार्ड उसके ओनर से मिलने का फैसला करता है और वो उनसे मिलकर कहता है कि आपकी ये बिल्डिंग बहुत ही अच्छी जगह पर है, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है। इसे बेचकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। बोनार्ड उससे कहता है कि वो बिल्डिंग के लिए उसे $35,000 देने के लिए तैयार है, जिसमें वो उसे $3,000 अभी नकद देने के लिए भी तैयार था और बाकी के पैसे उसे तब मिलेंगे जब बिल्डिंग के सभी फ्लैट किराए पर चले जाएंगे। बोनार्ड का आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। जब बोनार्ड उस आदमी से बात कर रहा होता है तब उसकी नजर उस आदमी के कैलेंडर पर पड़ती है। वो कैलेंडर किसी बैंक मैनेजर ने उसे दिया था। बोनार्ड को लगता है कि ये उसका मौका है। वो फौरन उन्हें अलविदा कहकर बैंक पहुंच जाता है, क्योंकि उसे कैलेंडर भेजने वाले मैनेजर से मिलना था। लेकिन मैनेजर की सेक्रेटरी को काले लोगों से सख्त नफरत थी, इसलिए वो बोनार्ड की मीटिंग मैनेजर के साथ नहीं रखती। बोनार्ड को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक से लोन लेना था, लेकिन उस जमाने में काले लोगों को बैंक से लोन लेना तो बहुत मुश्किल था। बोनार्ड घंटों बाहर खड़े होकर मैनेजर का इंतजार करता था और जैसे ही मैनेजर बाहर निकलता तो बोनार्ड उसे रोक लेता और कहता है, मैं आपके बैंक के लिए एक बहुत बड़ा ग्राहक बन सकता हूँ। अगर आप मुझे लोन देंगे तो आपका भी फायदा होगा और मेरा भी। बैंक मैनेजर बोनार्ड की बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता और वो बोनार्ड को लोन देने से साफ मना कर देता है। रात को बोनार्ड के पास उसी बिजनेसमैन का फोन आता है जिसका नाम लेकर उसने लोन लेने की कोशिश की थी। बिजनेसमैन बोनार्ड से पूछता है कि उसका नाम क्यों लिया। तभी बोनार्ड को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फौरन उनसे माफी मांगता है, लेकिन बिजनेसमैन उसे डांटने की बजाय उसकी तारीफ करता है। बिजनेसमैन बोनार्ड से कहता है कि उसने बिना हार माने अपनी कोशिशों को जारी रखा और मेहनत करता रहा। वो बोनार्ड को लोन देने के लिए भी एग्री हो जाता है, जिसके बाद बोनार्ड उन पैसों से एक बिल्डिंग खरीद लेता है। बोनार्ड और उसका दोस्त एक पुरानी बिल्डिंग को नए रूप देने में जुट जाते हैं। तभी अचानक एक ओल्ड लेडी वहाँ पर आती है जो बहुत गुस्से से बोनार्ड से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बोनार्ड धीरे से जवाब देता है, मैं इस बिल्डिंग को नया रूप दे रहा हूँ। जिस पर वो ओल्ड लेडी गुस्से से कहती है, ध्यान रखना कुछ खराब मत करना यहाँ पर। बोनार्ड मुस्कुराते हुए कहता है, आप चिंता मत करिए, आगे बढ़िए आप, ये मेरी बिल्डिंग है और मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा।
वो लेडी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस बोनार्ड के पास आकर उसे बताते हैं कि एक ओल्ड लेडी ने उसकी शिकायत की है। वो कहती कि बोनार्ड इस घर का खुद का होने का दावा कर रहा है, जबकि ये घर तो गोरे लोगों का है। लेकिन बोनार्ड पहले से तैयार था। वो पुलिस को वो सारे कागजात दिखाता है जिनसे साफ मालूम होता है कि ये उसका घर है। पुलिस उसके कागजों को ध्यान से देखती है और मान लेती है कि बोनार्ड इस घर का ओनर है। अब पुलिस वाले वहां से जा चुके थे, जिसके बाद बोनार्ड एक लैंप लेकर वापस से बिल्डिंग में आता है। उसी वक्त वो ओल्ड लेडी उससे मिलती है और पूछती है, ये क्या कर रहे हो, ये मरम्मत का काम कब खत्म होगा तुम्हारा? जिस पर बोनार्ड उसे बोलता है कि मैं अब कोई मरम्मत नहीं करने वाला ओल्ड लेडी। इतना कहकर वो अपने अपार्टमेंट में चला जाता है, जिससे वो ओल्ड लेडी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कुछ ही दिनों में वो उस बिल्डिंग को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वो काले लोगों के साथ इस बिल्डिंग में रहने नहीं वाली थी। जिसके बाद बोनार्ड उस अपार्टमेंट को एक काली महिला को दे देता है, क्योंकि उसे पता था कि लॉस एंजलिस में काले लोगों के लिए घर ढूंढना कितना मुश्किल है। जल्दी उसकी पूरी बिल्डिंग किराए पर चली जाती है। बोनार्ड ना सिर्फ अपना काम बखूबी से करता है, बल्कि वो बिल्डिंग के मालिक को पैसा भी दे चुका था। वो साथ ही बैंक का लोन भी चुका देता है, जिससे मालिक उसकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होते हैं। वो बोनार्ड को अपने साथ बिजनेस करने का ऑफर भी देते हैं, जिससे बोनार्ड बहुत खुश हो जाता है। वो फौरन मालिक के साथ हाथ मिला लेता है और दोनों मिलकर एक पुरानी बिल्डिंग को खरीद लेते हैं और मिलकर उस बिल्डिंग को एक नया रूप देते हैं और उसे किराए पर दे देते हैं। अखबारों में जब बोनार्ड का नाम आता है तो लोग उसे एक सफल रियल एस्टेट बिजनेसमैन के तौर पर जानने लगे थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके पीछे एक गोरा पार्टनर भी था। इस तरह उसे अपने बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं हुई। सारा मुनाफा वो दोनों आधा आधा बांट लेते थे। अपनी मेहनत से बोनार्ड ने ना सिर्फ एक छोटा सा अपार्टमेंट बल्कि एक बहुत बड़ा शानदार घर भी खरीद लिया खुद के लिए और अपनी फैमिली के साथ उसमें रहने लगा। लेकिन इस दुनिया में खुशियां हमेशा बनी नहीं रहती दोस्तों। कुछ सालों बाद बोनार्ड का बिजनेस पार्टनर गुजर जाता है। बोनार्ड की कंपनी में जितने भी शेयर थे वो सब उस पार्टनर की वाइफ के नाम चले जाते हैं, लेकिन उसकी वाइफ भी बाकी गोरे लोगों की तरह काले लोगों से सख्त नफरत करती थी। अब जब बोनार्ड के पास कुछ नहीं बचता तो उसके पार्टनर की वाइफ उसे कहती है, तुम मुझे सस्ते दामों में अपने सारे शेयर बेच दो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में भिजवा दूंगी। बोनार्ड ये बात पहले से ही जानता था कि उस जमाने में अदालत भी काले लोगों के खिलाफ फैसला सुनाने वाला है। फिर भी वो अपने पार्टनर की वाइफ की बात से नहीं मानता, जिस पर वो सोचता है और कहता है, मैं अपनी बेइज्जती का बदला तो जरूर लूंगा तुझसे, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अपने केस को जीतने के लिए बोनार्ड को एक ऐसे गवाह की जरूरत थी जो इस बात की गवाही दे सके कि उसका बिजनेस पार्टनर उसके साथ धोखा कर रहा था। तभी उसे उस बैंक मैनेजर की याद आती है जिससे उसने लोन लिया था। वो मैनेजर की इस बात का सबूत था कि बोनार्ड और उसके पार्टनर के बीच सब कुछ ठीक था। बोनार्ड तुरंत बैंक जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बिजनेसमैन की पत्नी पहले ही मैनेजर से मिल चुकी है और उसने मैनेजर को बोनार्ड के खिलाफ कर दिया था। बोनार्ड उस बिल्डिंग में अकेला खड़ा होता है जहाँ चारों तरफ सिर्फ बैंक ही बैंक होते हैं। फिर उसे याद आता है कि इसमें से हर एक बैंक ने कभी ना कभी उसके साथ धोखा जरूर किया था और उसे नीचा दिखाया था। बोनार्ड उस इमारत को घूरता रहता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है क्यों ना वो खुद ही इस बिल्डिंग को खरीद ले, लेकिन उसे पता था कि बैंक वाले उसे कर्ज देने से साफ इनकार कर देंगे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो लॉस एंजलिस के एक बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन से मिलता है जो कि उसी कम्युनिटी से था। बोनार्ड उसे अपना बिजनेस प्रपोजल देता है। जब जॉय सुनता है कि बोनार्ड उस महंगी बिल्डिंग को खरीदना चाहता है तो वो हंसने लगता है। उसे लगता है कि बोनार्ड पागल हो चुका है, क्योंकि उस बिल्डिंग की कीमत बहुत ज्यादा थी और साथ ही वह किसी ब्लैक आदमी ने लॉस एंजलिस में इतनी महंगी जमीन नहीं खरीदी थी। जिसे सुनकर बोनार्ड उसे बड़े ध्यान से समझाता है कि देखो भाई, कि ये सब वो कैसे करने वाले हैं। बोनार्ड उन्हें एक बहुत ही दिलचस्प सुझाव देता है। वो कहता है, अगर हम बैंक की उस बड़ी सी बिल्डिंग को खरीद लें तो सारे बैंक हमारे लिए काम करेंगे और हमें पैसे देने के लिए लोगों से फेवर मांगने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। साथ ही इसमें हम दोनों को अच्छा प्रॉफिट होगा और हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस भी तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। उस आदमी को बोनार्ड का आइडिया तो बहुत पसंद आता है, जिस पर वो कहता है, मेरे पास तो बहुत पैसा है, लेकिन इतना अच्छा प्लान मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। अब तक मैं हमेशा गोरे लोगों के लिए काम करता रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा भाई। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या थी। एगन ने जो संपत्ति खरीदी थी उसमें रहने वाले गोरे लोगों से बातचीत करना आसान नहीं था। उन्हें अपने विचारों को इन लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी गोरे व्यक्ति की जरूरत थी। जिस पर बोनार्ड कहता है, परेशान ना हो, मेरे पास एक आदमी है। दरअसल बोनार्ड के पास एक दोस्त था जिसका नाम मैस्क था। मैस्क एक गोरा आदमी था, ईमानदार था और बहुत ही मेहनती था।
जिसके बाद बोनार्ड और जॉय मिलकर मैक्स को अपने प्लान में शामिल करने की योजना बनाते हैं। उन्होंने मैक्स को हाई सोसाइटी के लोगों की तरह रहना सिखाया, गोल्फ खेलना सिखाया और साथ ही रियल एस्टेट का धंधा भी समझाया। उन्होंने मैक्स को बताया कि कोई भी बिल्डिंग खरीदने या बेचने से पहले क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मैक्स ने ये सब बहुत ही जल्दी सीख लिया था। अब वो गोल्फ भी अच्छे तरीके से खेल सकता था और रियल एस्टेट की सभी कैलकुलेशन भी कर सकता था। अब इस गोल्फ क्लब में मैक्स की मुलाकात बैंक बिल्डिंग के मालिक से होती है। ये मुलाकात जॉय बड़ी ही सोच समझ कर करवाता है। मैक्स अपनी बातचीत से मालिक को इतना प्रभावित कर देता है कि मालिक बिल्डिंग बेचने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। लेकिन मैक्स परेशान था। उसने जो किया था वो सब बोनार्ड के प्लान के मुताबिक था। अब बोनार्ड से ये सारी बातें कैसे छिपाता? बोनार्ड ने मैक्स को दिलासा दिया था कि चिंता मत करना भाई, मैं तुझे सब सिखा दूंगा। रात में बोनार्ड बिल्डिंग के खाली अपार्टमेंट गिनकर उनकी कीमतें निकालता है। वो मैक्स को ये सब इसलिए सिखाता है ताकि वो मालिक से बातचीत करते समय कंफ्यूज ना हो जाए। अब अगले दिन जब मैक्स और बिजनेसमैन की मीटिंग होती है तो बात होती है बिल्डिंग की कीमत की। बिजनेसमैन जितना भी फिगर बताता है तो मैक्स उससे एक कदम आगे रहता है। वो मैक्स से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और आखिरकार बिजनेसमैन बिल्डिंग को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्डिंग खरीदने के बाद बोनार्ड और जॉय की कंपनी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। जिस बैंक मैनेजर ने बोनार्ड को परेशान किया था वो भी अब बोनार्ड को सलाम करता था। बैंक भी बोनार्ड और जॉय का पूरा साथ देते थे और उनके रियल एस्टेट बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी मदद करते थे। बोनार्ड और जॉय की मेहनत से लॉस एंजलिस में काले लोगों की स्थिति में बहुत सुधार आ गया था और अब काले लोग आसानी से घर खरीद सकते थे और साथ ही उनके पास बिजनेस के नए अवसर भी थे। इतना ही नहीं, बोनार्ड और जॉय ने शहर में एक नई मिसाल कायम की थी जहाँ काले और गोरे लोग एक साथ रहने लगे थे और उनकी कामयाबी की कहानी इतनी मशहूर हुई थी कि शहर के वाइस प्रेसिडेंट भी उनके साथ फोटो खिंचवाने आए। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद बोनार्ड अपनी माँ बाप से मिलने टेक्सास जाता है जहाँ उसके माँ बाप उसके ऊपर बहुत गर्व करते हैं। बोनार्ड अपने बेटे बोनार्ड को शहर घुमाता है और वो उस जगह को दिखाता है जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। वो उसे उस बैंक के पास भी ले जाता है जहाँ वो बूट पॉलिश किया करता था। तभी बोनार्ड देखता है कि आज भी वहां पर एक बच्चा बूट पॉलिश कर रहा था। साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि वो बच्चा सिर्फ गोरे लोगों के ही बूट पॉलिश कर रहा था, काले लोगों के बूट पॉलिश करने वाला कोई नहीं था। बोनार्ड को इस चीज से बहुत दुख होता है। वो सोचने लगता है कि आज भी काले लोगों के साथ वैसे ही व्यवहार हो रहा है जैसा उनके साथ होता था। बोनार्ड मन ही मन में ठान लेता है कि वो इस भेदभाव को खत्म करने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। वो काले लोगों के हक के लिए आवाज उठाएगा। बोनार्ड अपने दोस्त जॉय के पास जाकर एक ऐसा विचार रखता है जिससे जॉय हैरान रह जाता है। वो जॉय से कहता है कि वो टेक्सास की एक बड़ी बैंक की बिल्डिंग खरीदना चाहता है। उसकी बात सुनकर जॉय को लगता है कि बोनार्ड पागल हो चुका है। आखिर एक काले आदमी के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग खरीदना मुमकिन कैसे हो सकता है? लेकिन बोनार्ड उसे समझाता है कि इस बिल्डिंग को खरीदने से उन्हें कितना फायदा होने वाला है। आखिरकार जॉय मान ही जाता है, लेकिन उन्हें इस डील को पूरा करने के लिए एक गोरे आदमी की जरूरत थी। वो लोग इस काम के लिए मैट को चुनते हैं। जिसके बाद मैट उस बिल्डिंग के मालिक से मिलने जाता है जहां जाकर उसे पता चलता है कि इस बिल्डिंग के दो मालिक हैं, एक सीनियर और एक जूनियर। सीनियर को इससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जूनियर को देखने से लगता है कि वो इससे एग्री नहीं था। उसे इन सब में एक गड़बड़ी लगती है, लेकिन वो सीनियर के सामने कुछ नहीं बोल पाता। इधर बोनार्ड और उसके दोस्त बैंक की बिल्डिंग को खरीद लेते हैं और साथ ही वो पूरे बैंक को भी खरीद लेते हैं। उनके पास इतना पैसा था कि वो आसानी से काले लोगों को कर्ज दे सकते थे। वो काले लोगों को आसान किश्तों पर कर्ज देते थे ताकि वो अपनी जमीन को खरीद सकें, अपना बिजनेस शुरू कर सकें और गोरे लोगों की तरह सफल बन सकें। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक जूनियर ने बैंक के लोन की डिटेल्स देखना शुरू नहीं किया था। जैसे ही जूनियर की नजर बैंक के रिकॉर्ड पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि सारे लोन सिर्फ काले लोगों को दिए जा रहे थे। गुस्से से लाल होकर वो बोनार्ड और जॉय से मिलने जाता है और उन्हें धमकाता है। वो कहता है, तुमने जो किया वो गलत है। इन लोन की वजह से तुम लोग जेल भी जा सकते हो। ये सारे लोन अवैध है। फेडरल डिपार्टमेंट वाले जल्दी तुम्हारे बैंक की जांच करना शुरू करने वाले हैं और अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो तुम्हें जेल होगी। ये खबर सुनकर बोनार्ड और उसके दोस्त की नींद उड़ जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। इस मुसीबत से निकलने के लिए उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी मैट एक आइडिया लेकर आता है, हमें एक और बैंक खरीद लेना चाहिए। मैं उस बैंक को चलाऊंगा और सारे लोन वहां ट्रांसफर कर देंगे। ये आइडिया थोड़ा अजीब था, लेकिन उस वक्त और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैट अपना बैंक खोल लेता है और उसका वकील जल्दबाजी में ढेर सारे लोन के कागजों पर दस्तखत करवा देता है। अब मैट बैंक को अपने और बोनार्ड के हिसाब से चला रहा था, लेकिन परेशानी तब खड़ी होती है जब इन्हें पता चलता है कि फेडरल सरकार के लोग उनके बैंक की जांच करने आ रही है। और ये सब खेल उन्होंने कैसे और कब खेला।
बोनार्ड को मैट बहुत ही घबराया हुआ लगता है और उसे शांत करने के लिए बोनार्ड एक मजदूर के कपड़े पहनकर इंस्पेक्टर की बात सुनने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि बैंक के वकील ने बहुत ही बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। उसने कई ऐसे लोन एग्री कर दिए हैं जिनके लिए कोई लीगल वजह नहीं है। अब बैंक का लाइसेंस खतरे में पड़ जाता है। जब इंस्पेक्टर चले जाते हैं तो बोनार्ड सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करता है और मैट से पूछता है कि इतनी बड़ी गलतियां कैसे हो सकती हैं, जिस पर मैट बताता है कि ये वकील जूनियर ने ही चुना था। और तब बोनार्ड को पता चलता है कि ये पूरा खेल जूनियर ही खेल रहा था और उसने तो बस मैट को अपने खेल का एक मोहरा बनाया था। असल में वो बोनार्ड और जॉय को मजा चकाना चाहता था। अब बोनार्ड और उसके दोस्तों के पास बस यही ऑप्शन था कि वो लोग इस बैंक को छोड़ दें और कहीं और चले जाएं, लेकिन मैट नहीं चाहता था कि वो उस बैंक को छोड़े। इसलिए बोनार्ड की बात मानते हुए वो एक साजिश रचता है और अपने दोस्त बोनार्ड और जॉय के खिलाफ एक चाल चलता है, जिसका पता जॉय को चल जाता है और वो बोनार्ड को लेकर जल्दी से बैंक में चला जाता है। वो बैंक में आते ही मैट से बैंक के डॉक्यूमेंट मांगता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाते FBI वाले पहुंच जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लग जाती है, जिनमें बोनार्ड और जॉय का नाम था। और ऐसे FBI वाले उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ दिन बाद बोनार्ड और जॉय अपने वकील से मिलने जाते हैं क्योंकि उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था ताकि वो अपना केस लड़ सके, लेकिन वकील उन्हें चेतावनी देता है। वो कहता है कि इस केस को जीतना बहुत ही मुश्किल है। तुम जानते हो कि जज हमेशा गोरे लोगों के फेवर में ही फैसला सुनाएगा। वहीं दूसरी तरफ मैट भी पकड़ा जाता है, लेकिन वो आजादी पाना चाहता था, इसलिए वो जज के पास जाता है। जज उसे बोनार्ड और जॉय के खिलाफ गवाही देने के लिए कहते हैं, जिस पर वो मान जाता है। इसके बाद बोनार्ड जज के पास जाता है। जज बोनार्ड के सामने दो रास्ते रखते हैं। पहला रास्ता कि वो सारा पैसा मैट को लौटा दे और आजादी ले ले, और दूसरा रास्ता ये कि वो अदालत में सच बोले और अपने समुदाय के लिए लड़े, लेकिन इसके लिए उसे जेल जाना होगा। बोनार्ड अपने समुदाय के लिए लड़ने का फैसला करता है। वो अदालत में जाकर अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाता है और वो सभी को सच्चाई से रूबरू करवाता है कि कैसे काले लोगों को बराबरी का हक नहीं दिया जाता और साथ ही उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बयान देने के बाद बोनार्ड को जेल हो जाती है, जिसके बाद बैंक दोबारा से जूनियर से मिलने जाता है क्योंकि वो गोरा था और उसे किसी भी जुर्म में पकड़ा नहीं गया था। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि बोनार्ड की वाइफ उसे लेने के लिए आई है, क्योंकि आज बोनार्ड और जॉय जेल से रिहा हुए थे। बोनार्ड को देखने से लगता है कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है, जैसे ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं हुआ हो। तभी जॉय बोनार्ड की पत्नी को सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि बोनार्ड ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज नहीं खोई है, जिसे सुनकर बोनार्ड की पत्नी हैरान हो जाती है। बोनार्ड बताता है कि अदालत जाने से एक रात पहले मैट ने उसे फोन किया था और उसने माफी मांगी थी। बदले में मैट से उसने इतना ही बताया था कि वो उनकी सारी प्रॉपर्टी को बेचकर उसे कहीं और इन्वेस्ट कर देगा, और मैट ने बिल्कुल वैसा ही किया। अब उनके पास पहले से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज थी। उनकी लाइफ फिर से पहले की तरह हो जाती है और वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने लगते हैं, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।